हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7th मई के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि वे ऐप डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट सर्च कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ये जो यहाँ पे सिंबल दिया है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपको ऐप के प्ले स्टोर में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर का वीडियो भी देख सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं और यहाँ पे वन लाइनर भी आप पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो करंट अफेयर है इसमें हम लोग 5 प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे डेली करंट अफेयर तो आपको दिया ही जाता है, साथ ही साथ मंथली भी दिया जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर लाइक जीआई टैग से कितने क्वेश्चन आए हैं, स्पोर्ट्स से कितने क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग सेगमेंट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी चीज़ें आपको कवर कराई जाती है। इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं उनको भी करंट अफेयर यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ यूपी पीएससी और पीएससी के छात्रों के लिए यहाँ पे क्या है, प्रीलिम्स फैक्ट दिया जाता है जो कि उनको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अब हम लोग कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। और मैं चाहूँगी कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जैसा भी रिव्यू हो आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा कि जैमिनी राय की 133वीं जयंती कब मनाई गई। तो जैमिनी राय की 133वीं जयंती मनाई गई है 2 मई 2020 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। बात आती है कि ये कौन थे, तो ये एक भारतीय चित्रकार थे। याद रखिएगा, इनको 1954 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था और 1955 में ललित कला अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला था। उसके बाद है हमारा वह संगठन जिसके द्वारा अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं या भी जो भी गैजेट्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, अब उनको सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर तो लगाया नहीं जाएगा, तो ये एक तरह का सैनिटाइजर है जो कि हमारे जो भी हार्डवेयर्स होते हैं उनको सैनिटाइज करेगा। याद रखिएगा। अगला हमारा कि किसने एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्यजीवों को घर ले जाने की अनुमति दिया है। तो ये अनुमति दिया है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने। याद रखिएगा, ये है कहाँ पे, तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से और है कि 2006 में भारत का पहला तितली पार्क यहीं पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि GW190412 यह किससे संबंधित है, तो यह ब्लैक होल की घटना से संबंधित है। अब बात आती है कि कौन सी घटना, ब्लैक होल में तो ऐसा तो है नहीं, एक ही घटना होती है। तो याद रखिएगा, 2 असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल एक में मिले हैं और यही उस घटना से संबंधित इसे नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की पहल है, जिसमें नागरिक शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश की पहल है। याद रखिएगा, किसकी पहल है? हिमाचल प्रदेश की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेसबुक के निवेश के बाद कहाँ पे फेसबुक ने जियो में निवेश किया था और इसके बाद किस अमेरिकी कंपनी ने 5,655 करोड़ रुपए का निवेश किया है जियो में, जिसके लिए वो 1.15% हिस्सेदारी खरीदेगा। तो ये अमेरिकी कंपनी है सिल्वर लेक। याद रखिए, कौन सी कंपनी है? सिल्वर लेक कंपनी है, जो कि एक निजी इक्विटी फर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट या फिर नैम के नाम से जानते हैं, ये देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल बैठक में पहली बार पीएम मोदी शामिल हुए। या किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो यह इस्लाम अलीवेव की अध्यक्षता में हुआ है। अब बात आती है कि ये हैं कौन, तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कि आरवी स्मिथ का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह इनमें से क्या थे, तो आरवी स्मिथ पत्रकार भी थे, लेखक भी थे और इतिहासकार भी थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध कवि KS निसार अहमद का निधन 3 मई 2020 को हो गया। वह किस भाषा के कवि थे, तो यह कन्नड़ भाषा के कवि थे। ओके, अगला हमारा कि कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे भारत का पहला राज्य है कौन? महाराष्ट्र है भारत का पहला राज्य।
अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऑप्शन ये तो हमारा राइट हो जाएगा। बी हमारा कि रिपोर्ट्स जो आई है उसके अनुसार फ्रीगैट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयुज 2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। देखिए, जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो जिस रॉकेट का प्रयोग किया जाता है, किसी न किसी रॉकेट का प्रयोग करके ही लॉन्च किया जाता है और रॉकेट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब अमेरिका क्या करेगा, पहले अमेरिका कुछ भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड था, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट हो गए। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रूस दिसंबर 2020 तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह को सोयुज 2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च करेगा। रूस का ये जो उपग्रह होगा ये रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। अब और भी जो महत्वपूर्ण अभियान थे, जैसे टेक्नोलॉजी से हमारा क्वेश्चन है, ठीक, तो अंतरिक्ष से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो कि पिछले एक महीने में आए हैं, तो मैंने सोचा आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। पहला हमारा कि चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है, जिसे इसी साल भेजने की तैयारी है, तो इसका नाम रखा गया है तिहानवेन-1 और इसकी घोषणा चीन ने कब किया था? 24 अप्रैल को किया था। क्यों? क्योंकि चीन में 24 अप्रैल को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, जबकि ओवरऑल अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें तो 12 अप्रैल को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह देश जिसके द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में ईरान ने अपना प्रथम सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, याद रखिएगा। फिर हमारा कि एक दशक बाद बिना रूस की मदद से अमेरिका किस मिशन के तहत 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में भेजेगा? ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका डेमो 2 मिशन के तहत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा और किस रॉकेट का उपयोग करके भेजेगा? फॉल्कन 9। इसके पहले वह रशिया के सोयुज पर डिपेंड था। ओके, फिर हमारा नासा ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आर्टेमिस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पे समुद्र सेतु ऑपरेशन का संचालन प्रारंभ किया है, जिसमें एक प्रयासों का एक भाग है जिसके माध्यम से विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। ठीक है, इसमें आईएनएस जलस्वा और मागर ने मालदीव में माले के बंदरगाह के लिए प्रस्थान कर दिया है। फिर हमारा कि विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की गई है, इस देश का नाम क्या है? इजराइल ने बनाया है एंटीबॉडी और इसकी घोषणा इजराइल ने कब किया है? 5 मई को इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा किया है। इस संस्थान द्वारा विकसित मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी संक्रमित व्यक्ति के अंदर कोविड-19 वायरस को बेअसर करने में सहायक है। ये इलाज नहीं है, लेकिन बेअसर करने में सहायक है। ठीक है, एंटीबॉडी को ही कहते हैं मोनोक्लोनल। ठीक है, याद रखिएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटीबॉडी संभवतः एंटीडोट हो सकता है जिसका उपयोग कोविड-19 के उपचार में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदल करके तोमान रखने का फैसला किया है? इसकी कीमत 10,000 गुना कर दी गई है। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें मैंने बोला कि नूर नामक पहला सफल सैन्य उपग्रह लॉन्च किया, तो किसने किया है? ये किया है ईरान ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ईरान हो जाएगा राइट आंसर। बात आती है कि ईरान की मुद्रा है क्या? ईरान की मुद्रा रियाल है, जो कि अब तोमान कर दी गई।
ठीक, रियाल थी और अब इसे क्या कर दिया गया है, तोमान। अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा, मतलब अपनी मुद्रा से 4 शून्य हटा दिए हैं किसने, ईरान ने। आपको पता है अमेरिका और ईरान में बहुत ही ज़्यादा तनाव चलता है, न्यूक्लियर डील से भी बाहर निकल गया ईरान। इसके बाद अब वहाँ की मुद्रा की हालत इतनी खराब हो गई है कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1,56,000 रियाल तक पहुँच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत हुई है। अब जो ईरान में 4 शून्य हटाने को लेकर चर्चा है, ये 2008 से चल रही है। ठीक, अमेरिका ने ईरान पे बहुत से प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे ईरान की मुद्रा में 60% तक की गिरावट आ गई है। और ये तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी पर मिसाइल दागकर हत्या कर दिया। ठीक, ये है सानिया मिर्जा। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है सानिया मिर्जा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 30 अप्रैल 2020 को फेडअप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। और हर्ट पुरस्कारों के विजेता का फैसला प्रशंसकों की ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर 1 से 8 मई तक चलेगी। यह फेडअप हर्ट पुरस्कार का 11वां सत्र है। सानिया ने हाल ही में 4 साल बाद फेडअप कप टेनिस टूर्नामेंट में वापसी की थी। और इनका बेटा भी है 18 महीने का, जिसका नाम है इजहान। और सानिया ने भारत को पहली बार फेडअप कप के प्ले ऑफ में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे तो पहले याद रखिएगा कि इसको 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अभी तो टोक्यो 2020 में होने वाला था, लेकिन उसको तो सिर्फ 2021 में पोस्टपोन किया गया। एक्चुअली जो प्लेयर्स होते हैं वो देखिए, ऐसा नहीं है कि ओलंपिक का प्लेयर कॉमनवेल्थ में नहीं पार्टिसिपेट करेगा या एशियन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो वो क्या है ना कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी, इस वजह से अभी क्या है कि टोक्यो ओलंपिक को तो 2021 में कर दिया गया, पता चल रहा है एशियन गेम्स का भी और इसी तरह कॉमनवेल्थ है, तो इस वजह से इसको टाल करके कब तक कर दिया गया, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के साथ इनकी तारीखों का टकराव हो रहा था। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम एक अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है जिसका आयोजन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के द्वारा किया जाता है। इसका पहली बार आयोजन हुआ था स्कॉटलैंड में सन 2000 में। राष्ट्रमंडल युवा खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों की आयु सीमा कितनी है, 14 से 18 वर्ष। अब मैंने आपको कहा कि बहुत से ऐसे गेम हैं जिनसे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं पिछले कुछ दिनों में, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ पे होगा, तो सर्बिया के बेलग्रेड में। और यह पहले कहाँ होने वाला था, पहले भारत में होने वाला था। ओके, फिर हमारा 19वां एशियन गेम्स कब होगा, तो ये होगा 10 से 25 सितंबर के मध्य हांगझाऊ चीन में। उसके बाद हमारा 4th एशियन पैरा गेम कब होगा, तो 9 से 15 अक्टूबर 2022 को हांगझाऊ चीन में होगा। इसी तरह अगर हम लोग पैरा ओलंपिक की बात करें तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में होगा पैरा ओलंपिक, जबकि ये होने वाला था यहाँ 2020 में। उसके बाद है हमारा टोक्यो ओलंपिक, तो ये आपको पता है कि 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा टोक्यो में ही 2021 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि 5 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है, 5 मई 2020 को। याद रखिएगा क्या लिखा गया है, 2020। ठीक, तो यहाँ पे पहला हमारा विश्व अस्थमा दिवस, हाँ मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे मनाया गया है। तीसरा हमारा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, हाँ तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी ये तीनों दिवस मनाए गए हैं कब, 5 मई को मनाए गए हैं। पहला हमारा विश्व अस्थमा दिवस, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अस्थमा दिवस कोई फिक्स नहीं है कि हर साल 5 मई को मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लेप्रेसी डे के बारे में, तो लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है लेप्रेसी डे के रूप में। तो ज़रूरी नहीं वो 28 को पड़े या 25 को पड़े या 30 को पड़े। ठीक, तो उसी तरह हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है क्या, विश्व अस्थमा दिवस। और इस साल कब मनाया गया, 5 मई को। इसके बाद है कि दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है, एनफ अस्थमा डेथ। कहा जाता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता, कि हाँ बस ये है कि लोगों को ऐसा लोग इसमें सरवाइव कर सके। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1998 में।
अस्थमा किससे रिलेटेड बीमारी है? फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है, जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। फिर हमारा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। देखिए, इस टाइम कोविड-19 जब से आया है, इसके पहले भी कहा जाता है कि मनुष्य के हाथों में बहुत ही ज़्यादा कीटाणु होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। इस वजह से हमेशा इंसान को अपना हाथ स्वच्छ रखना चाहिए। कभी भी आप कोई भी गैजेट्स छूते हैं, चाहे लैपटॉप हो गया आपका, चाहे मोबाइल हो गया, तो उस पर भी बैक्टीरिया होते हैं और उसी हाथ से आप खाने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई को। किसने घोषित किया है? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिसकी थीम क्या है? सेव लाइफ्स, क्लीन योर हैंड्स। अभी कोविड-19 में आप देखते हैं कि हमेशा हाथ धोने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। ठीक, अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे। तो विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे के रूप में मनाया जा रहा है। और आपको पता होगा कि WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमारे डॉक्टरों की, हमारे पुलिसकर्मियों की है। ठीक है, तो इस वजह से ये साल उनको दिया गया है। अगला हमारा कि किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? ठीक है, कौन सा पुरस्कार है हमारा? पुलित्जर पुरस्कार की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये जीता है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ये तीनों पत्रकार न्यूज एजेंसी दी एसोसिएटेड प्रेस के हैं। यह अवार्ड उन्हें कश्मीर घाटी की स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ के लिए दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में महीनों तक कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति रही थी। ऐसे हालात में कश्मीर के 3 फोटोग्राफर ने कैमरे के जरिए लोगों को प्रदेश का माहौल दिखाया। आनंद जम्मू में रहते हैं, यासीन और मुख्तार कहाँ पे रहते हैं? श्रीनगर में रहते हैं। चन्नू आनंद 20 सालों से एपी के साथ काम कर रहे हैं। बात आती है पुलित्जर पुरस्कार क्या है? तो यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, 1917 में ही आपको याद होगा। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये बिहार में हुआ था चंपारण आंदोलन। अब बात आती है पुलित्जर पुरस्कार की। तो इसको हर साल 21 श्रेणियों में दिया जाता है। समाचार पत्रों, पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है, जिसमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और $15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे चर्चा हुई है जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 370 को कब रिमूव किया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को 370 को रिमूव किया गया। एंड इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा कि केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति को पुनर्गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया है? तो यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है अध्यक्ष, और ये लोकसभा में कांग्रेस के नेता है। देखिए, लोक लेखा समिति का जो भी अध्यक्ष होता है वो पद की परंपरा है कि वो विपक्ष के पास रहता है। ठीक है, विपक्ष का नेता ही होता है इसका। और कमेटी के अन्य 19 सदस्य बनाए गए, जिसमें 15 लोकसभा और राज्यसभा के 5 सदस्य हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 19 ये हो गया, एक हो गया अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि पता सबको है 15 5 20 होता है। ठीक, तो समिति का कार्यकाल कब से कब तक है? 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2021 तक चलेगा। देख लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। इसका काम है सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना। जांच का आधार क्या होता है? जो कैग अपनी रिपोर्ट बना के देता है, ठीक है, वो इसका आधार होता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में सिफारिशें होती हैं जो तकनीक रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जाता है और सरकार संसद में कार्यवाही नोट्स भी जारी कर सकती है। जैसे मनमोहन सरकार में कोल स्कैम और 2G स्कैम की रिपोर्ट पर PAC ने कड़ा रुख अपनाया था। इस समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है और विपक्षी दलों की राय से लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। इस समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 22 सदस्य। अगला क्वेश्चन हमारा GI टैग से है कि कौन कौन से उत्पाद हैं और किस स्थान के हैं, इनका मिलान करना है। ठीक है, अब पहला हमारा कश्मीर। कश्मीर की बात आती है तो बिना मतलब आंख बंद करके आप इसको क्या टिक कर दो? ये केसर, कश्मीर के केसर को मिला है GI टैग, क्योंकि कश्मीर का केसर फेमस है, ये सबको पता है। अब सेकंड से अब 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। बचता क्या हमारा? सेकंड एंड थर्ड। देखते हैं, चलो। मणिपुर वाला मैंने आपको पढ़ाया था कि मणिपुर के चाक हाव चावल को दिया गया
गया है जीआई टैग। ठीक है, तो दूसरे का ए हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अब गोरखपुर का क्या है, गोरखपुर का टेराकोटा एक कला है, और तमिलनाडु का क्या है, कोविलपट्टी कदलाई मिटई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। पहले जितने भी तीनों हैं, कश्मीरी केसर के अलावा मैंने तीनों आपको पढ़ा दिया था, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। कश्मीरी केसर का सुगंधित मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, साथ ही इसमें औषधीय गुण होते हैं। कश्मीरी केसर की खेती कश्मीर के कुछ क्षेत्रों जैसे पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर शामिल हैं, यहाँ पे की जाती है। और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जिसकी खेती समुद्र तल से 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। विश्व भर में कश्मीरी केसर ही है एकमात्र ऐसा केसर जो इतनी ऊंचाई पर उगाया जाता है। केसर की खेती विशेष प्रकार की करेवा मिट्टी में की जाती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करेवा मिट्टी में। ठीक, कश्मीरी केसर 3 प्रकार का होता है, लच्छा केसर, मोगरा केसर और गुच्छी केसर। ठीक है, ईरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत केसर उत्पाद में ईरान का करीबी प्रतियोगी है। जीआई टैग मिलने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड में कश्मीरी केसर को मदद मिलेगी, जो इंटरनेशनल मार्केट है हमारा। दूसरा मैंने आपको बताया था कदलाई मितई, जो कि तमिलनाडु का उत्पाद है, मूंगफली की एक कैंडी है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। चाखाओ क्या है, एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसको बनाने में 40 से 45 मिनट्स लगते हैं। ठीक, मणिपुर में। उसके बाद गोरखपुर का टेराकोटा, ये सदियों पुरानी एक कला है जहाँ पर स्थानीय कलाकार द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है, यहाँ से आप करंट अफेयर वीडियोस अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस ईयर, इसके अलावा मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, नितिन सर का ई बुक भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें, और अपना रेटिंग और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।